जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल ज्ञान मशीन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने जो 10th क्लास का साइंस एनसीईआरटी का जो बुक था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था। उसी सीरीज में अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज चर्चा करने वाले हैं धातु एवं अधातु के पार्ट 2 को। दोस्तों, यहाँ पे हम टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वल्कनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिला दिया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो टायर हम लोग यूज करते हैं व्हीकल में, यानी गाड़ी में जो टायर हम लोग का यूज होता है वह टायर असल में किसका बना होता है? ये रबर का बना होता है। आप कहिएगा सर, अगर रबर का बना होता है तो इतना मजबूत ये कैसे? रबर तो लचीला होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी मजबूती को प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? सल्फर मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है दोस्तों? सल्फर। और सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। तो आपको याद रखना है कि वल्कनीकरण का जो प्रोसेस होता है, जिसको इंग्लिश में वल्कनाइजेशन कहा जाता है, उसमें क्या मिला दिया जाता है कि कठोर बन जाए तो साधारण गंधक मिला दिया जाता है। सल्फर को क्या बोला जाता है मित्रों? गंधक बोला जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है, इसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो याद रखना है दोस्तों, जहां अमलगम की बात आए तो कम से कम एक धातु आपका पारा रहेगा, तभी इसको हम अमलगम कर सकते हैं। कोई भी मिश्र धातु अगर वहां पे एक धातु के रूप में पारा यूज किया गया है तो उस मिश्र धातु को हम लोग अमलगम के नाम से जानेंगे। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। देखिएगा दोस्तों, जो लाइन का तार होता है, इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फॉलो कराने के लिए इसमें कम से कम प्रतिरोध रहना चाहिए। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो होगा और तभी तो करंट अच्छा पास होगा यहाँ पे। तो देखिएगा दोस्तों, जो सबसे कम अवरोध डालता है इलेक्ट्रॉन की गति को लेकर, तो ये सबसे कम अवरोध डालता है दोस्तों आपका Ag, जिसको बोला जाता है सिल्वर। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 47। आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Ag सर्वोत्तम सुचालक है किसका? विद्युत का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पीतल है। पीतल क्या है दोस्तों? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आयनिक यौगिक होता क्या है। देखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो भी यौगिक मतलब बनता है उसे ही हम लोग आयनिक यौगिक बोलेंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए NaCl है, ठीक है, NaCl, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 1 होगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 11 होता है। 2 8 10 और 1 11, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 2 8 7, और यहाँ पे देखिएगा इसका लास्ट में 7 है, इसका लास्ट में 1 है। मतलब इसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है, और आपको ये भी पता होगा कि हर तत्व ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, यानी अष्टक रूल को फॉलो करना चाहता है, तो इसमें 8 को पूरा करने के लिए इसको एगो चाहिए, और इसको 8 को बाहरी कक्षा में 8 को लाने के लिए एगो हटाना पड़ेगा। इसको हटाना ही ज़्यादा सुविधाजनक होगा, 7 को ले तो नहीं सकता, इसलिए ए इसको 1 दे देगा, ये भी 8 बन जाएगा और ये भी 8 बन जाएगा। तो ये कैसा यौगिक बन गया दोस्तों? आयनिक यौगिक, क्योंकि इसमें किसका हस्तांतरण हुआ? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर CaCl2। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन अधातु है। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, जो धातु होता है, धातु जो होता है, धातु उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना होते हैं इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं दोस्तों, ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। और जो अधातु होते हैं 5 6 7 8, ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये Fe है आपका लोहा, यानी इसका परमाणु संख्या 26 होता है। ये कार्बन है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। ये एल्युमिनियम है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। और ये Au है, यानी सोना है, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। आपका ये धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। तो अधातु यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कार्बन एक अधातु है, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? देखिएगा, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 और आपका 4,
ठीक है, 2 और 4, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 4 है, तो ये क्या हो गया आपका अधातु हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युतीय धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। तो उच्च विद्युतीय धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु जो होते हैं ये आपका क्या बनाते हैं मित्र, धन आयन बनाते हैं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, तो धनायन परमाणु यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि क्या है। तो आपको यहाँ पे शब्दावली देख के ही पता चल रहा है कि चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस प्रोसेस से किया जाता है, फैन फ्लोवन प्रोसेस से। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैन फ्लोवन विधि से मतलब सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, कॉपर जो होता है ये शुद्ध धातु होता है और ये किससे प्राप्त किया जाता है, कॉपर पायराइट से प्राप्त किया जाता है। VVI क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अधातु के परमाणु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अभी हम बोले जो अधातु रहेगा उसमें 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, लास्ट कक्षा में 6 रह सकता है, 7 रह सकता है, 8 रह सकता है। ठीक है, ये सब रह सकता है आपका अधातु में। और अगर धातु रहेगा तो 1 रह सकता है, लास्ट में 2 रह सकता है, 3 रह सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। और जो उपधातु होता है इसमें फाइनली 4 ही रहता है। ठीक है, तो आपको इसको देख लेना है दोस्तों। आखिर हम बात कर रहे हैं ये जो 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, क्या है। तो आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो आपका थ्योरी क्लास है उसको हम ले चुके हैं, आप थ्योरी क्लास जाके देख सकते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो सल्फर होता है जिसका परमाणु संख्या 16 और तत्व संकेत होता है S, तो ये हमेशा 8 गो अणु के साथ मिलकर रहता है, 8 गो अणु के साथ मिलकर रहता है, इसलिए इसको हमेशा S8 के नाम से भी जाना जाता है और S8 से ही दर्शाया जाता है सल्फर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C S8। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है। आणविक सूत्र नहीं मतलब के गो इसमें परमाणु रहता है, तो इसमें P4 मतलब फॉस्फोरस में के गो रहता है, हमेशा 4 गो रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा P4, आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है। दोस्तों हम पिछला क्लास में बताए थे दोस्तों अम्लराज के बारे में, जहां किस 2 अम्ल का मिश्रण होता है अम्लराज में, आपका HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। दोस्तों इसका अनुपात होता है 3:1। ठीक है, 3:1 में ये रहता है और इसको अम्लराज या फिर एक्वा रेजवा बोला जाता है। दोस्तों कोई भी जो आपका अम्ल होगा उसमें किसी में दम नहीं है कि सोना को गला दे, लेकिन ये जो 2 अम्ल का मिश्रण है जिसको अम्लराज के नाम से जाना जाता है, इसमें इतना पावर होता है कि ये सोना को भी घुला देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लराज या फिर एक्वा रेजवा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु जो होता है दोस्तों, सीसा यानी Pb+Sn। ठीक है, टीना को Sn बोला जाता है, Pb+Sn, इसमें सोल्डर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, सोल्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो आपको याद रखना पड़ेगा सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, आपको जो बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों, सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों या डी लिखा गया, ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा Cu। कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता को दर्शाता है। दोस्तों सक्रियता श्रेणी को आप एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर हम नीचे डाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युतीय
अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु जो होता है विद्युतीय अपघटनी प्रोसेस से, ठीक है, मतलब धातु को शुद्ध करने का जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस का नाम है विद्युतीय अपघटनी। उसमें अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? एनोड। एनोड यानी आपका पॉजिटिव बना दिया जाता है अशुद्ध को, और नेगेटिव बना दिया जाता है आपका शुद्ध को। तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 1 ग्राम, क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, ये 8 का क्लास का जो साइंस है उसमें भी दिया है। 1 ग्राम सोना में आप 2 किलोमीटर तक की तार बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोना सबसे अधिक तन्यता को प्रदर्शित करता है सभी धातु में से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों कमरे की ताप पर मरकरी धातु द्रव अवस्था में, यानी जल टाइप का आपका लिक्विड रूप में ये आपका मिल जाएगा। कौन? मरकरी धातु कमरे की ताप पर। लेकिन अगर बोले कि कमरे की ताप पर कौन सी अधातु मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो देखिएगा दोस्तों अधातु की बात करें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ब्रोमीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रोमीन, अधातु की बात करें तो। और धातु की बात करें तो आपका मरकरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो उसी दिन बताए थे दोस्तों, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसे बॉक्साइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बॉक्साइड। Al2O3 2H2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर यानी कैल्शियम सिलिकेट CaSiO का SiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? तो ये यौगिक क्या कहलाएगा दोस्तों? धातुमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धातुमल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा हो या इस्पात हो, इसमें जिंक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है दोस्तों? ऊपर में, जैसे मान लीजिए लोहा का कुछ छड़ हो गया, इसमें जिंक लगा देंगे तो इसमें मतलब इसको जंग से बचा सकते हैं। और इसी जिंक का लेप चढ़ाने को क्या कहा जाता है दोस्तों? यसद लेपन, या आप कह सकते हैं यसद लेपन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या मतलब इसका कि उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? यसद लेपन। तो जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो किसे गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा? तो दोस्तों जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 और 2H2O। क्या होता है दोस्तों? 2H2O। इसे गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सी सही है? तो देखिएगा दोस्तों, जो हम अभी बताए थे, अभी नहीं कुछ मतलब अगला क्लास में बताए थे, आपको क्या बताए थे दोस्तों? सक्रियता श्रेणी। वहाँ पे आप देख पाइएगा सक्रियता श्रेणी में कौन सबसे ऊपर रहता है और कौन सबसे नीचे रहता है। इसको हम याद करने का ट्रिक भी बताए थे, पोसो के में ऐसे बताए थे दोस्तों, आपको याद कर लेना है इस तरह करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे ऊपर आपको Mg दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम दिख रहा होगा सबसे ऊपर। उसके बाद आपका एल्युमिनियम मिल जाएगा, देखिए एल्युमिनियम है। फिर आपका जिंक मिल जाएगा, देखिए जिंक है। फिर आपका लोहा मिल जाएगा, देखिए आपका लोहा है। ठीक है, तो इस तरह करके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का एक्वा रेजुआ, जो अम्ल राज कुछ देर पहले बताएं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो हम अभी बताए थे दोस्तों, HCl इधर रहता है, HNO3 इधर रहता है। ये 3:1 में रहता है और इसे अम्लराज कहा जाता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 3:1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो जब शुद्ध रूप
में रहता है धातु तो बहुत चमकदार होता है। आप सोना को ही ले लीजिए, आप सोना को ही ले लीजिए, ये बहुत चमकीला होता है, तभी तो आभूषण बनाने के लिए काम आता है दोस्तों। तो ये चमकदार रूप में रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, कोई एक धातु लीजिए, इसको पीट कर चौड़ा कर दीजिए, पीट कर चौड़ा कर दीजिए, और इसे की क्या बोलेंगे वैज्ञानिक भाषा में, आपका विज्ञान की भाषा में आघात वर्धीयता। क्या बोलेंगे? आघात वर्धीयता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धीयता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तन्यता के आधार पर सोना है सबसे अधिक तन्य, क्योंकि 1 ग्राम सोना में आप 2 किलोमीटर पतली तार बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोना सबसे तन्य धातु है, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तार बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? अधातु होते हुए भी चमकीला है। तो दोस्तों जो आयोडीन हम लोग नमक के साथ खाते हैं, देखिएगा नमक को आप कहीं पे रखिएगा तो वहाँ मतलब खोल के रख दीजिए, चक 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 कुछ करेगा, कुछ छोटा छोटा कण, और उसे वही वाला क्या है? आयोडीन है आपका। क्या है? आयोडीन है। और आयोडीन अधातु है दोस्तों, और अधातु होते हुए भी चमकीला है। हालांकि अधातु चमकीला नहीं होता है, ठीक है, वह धूसर कलर का पाया जाता है, लेकिन एक मतलब ऐसा भी अधातु है जो चमकीला है, और वो कौन सा अधातु है? आयोडीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? हीरा होता है। हीरा ये प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर यानी सबसे मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीरा। अब क्या बोल रहे हैं? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, ये मान लीजिए एल्युमिनियम है, इसमें मोटी जो ऑक्साइड की परत बन जाती है, और इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? एनोडीकरण। क्या बोलेंगे? एनोडीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनोडीकरण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्लास? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस क्लास का अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।